हेलो फ्रेंड्स, कोर्समेट ऑनलाइन ट्यूटर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका कोर्समेट बीएस जॉली। दोस्तों, हम जानते हैं व्यापार में लेन देन की ट्रांजैक्शंस को उनके सहायक दस्तावेज के आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कैश बुक, लेजर्स इत्यादि में रिकॉर्ड किया जाता है। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इत्यादि बनाई जाती हैं, जो एक इकाई के रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। एक ऑडिट का उद्देश्य है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सच्चाई और स्पष्टता पर टिप्पणी या एक राय देना, और इस लक्ष्य को पाने के लिए ऑडिटर को बुक्स में रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शन की सटीकता और प्रमाणिकता की जांच करनी पड़ेगी, और इसके लिए सही अर्थों में उसे हिसाब किताब की हर एंट्री की सच्चाई का परीक्षण करना होगा। इसे ही वाउचिंग कहते हैं। Therefore, watching is examination of every business transaction along with its supporting documentary evidence, which enables auditor to satisfy that the transaction is in order, it is properly authorized and correctly allocated and entered in books of accounts. And a voucher is a documentary evidence, both internal and external, used in support of entries made in the books of accounts of an enterprise. एक ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर विश्वसनीय राय बनाने में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी ऑडिटर द्वारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह प्रयोग करने के संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 520 जारी किया है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 520 के अनुसार फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के आपसी संबंध के एनालिसिस को एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहते हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन के असामान्य उतार चढ़ाव या फिर किसी और इंफॉर्मेशन के साथ उसको मिलाकर देखने या जांच को भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ही शामिल करते हैं। ये प्रोसीजर्स एक ऑडिटर को एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओवरऑल निर्णय और इनकी विश्वसनीयता पर राय बनाने में मदद करते हैं। इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स को ऑडिटर प्लानिंग या फिर सब्सटैंटिव चेकिंग या फिर ऑडिट के अंत में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। विश्लेषण प्रक्रियाएं कई प्रकार से करी जा सकती हैं, और एक ऑडिटर कौन से तरीके अपनाएगा, ये एक ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पर निर्भर करता है। इस लेक्चर में हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर, डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स और प्रोविजंस के टॉपिक्स को समझेंगे, और विभिन्न एसेट्स और लायबिलिटीज के सत्यापन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये भी पढ़ेंगे। इनके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के साथ जुड़ते कई मसले, जैसे कि बैलेंस शीट की डेट के बाद हुई घटनाओं, पिछले सालों की और असाधारण आइटम्स, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और पॉलिसीज में बदलाव, ओपनिंग बैलेंसेस की जांच, बाहरी प्रमाण पत्र और विशेषज्ञों के काम को इस्तेमाल को लेकर बातें भी समझेंगे। दोस्तों, एक कंपनी के ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 226 में प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की नोटिफिकेशंस भी
एक कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति के लिए कुछ हिदायतें देती हैं। कंपनीज एक्ट की धारा 226 सबसेक्शन 1 के अनुसार एक कंपनी में सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। यहां ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के मेंबर्स ही ऑडिटर की नियुक्ति के लिए एलिजिबल होंगे और इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी और इंस्टीट्यूट या फिर किसी और देश का सीए है तो वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आईसीएआई का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति को इंस्टीट्यूट की एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं बनाया जाएगा अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है या वो किसी नैतिक अपराध का अभियुक्त है। दूसरे शब्दों में एक मेंबर बनने के लिए ए पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, सॉल्वेंट एंड नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। यहां ध्यान रखें कि इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी इंस्टीट्यूट का मेंबर बनने के लिए और ऑडिटर की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय सिटीजन होना आवश्यक नहीं है और कोई विदेश मूल का व्यक्ति भी अगर आईसीएआई की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो वो एक कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है। आईसीएआई के मेंबर्स इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल करने के बाद अपनी फुल टाइम प्रैक्टिस करके क्लाइंट्स को प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं या फिर वो किसी इकाई में एक कर्मचारी या एम्प्लॉय की तरह भी काम कर सकते हैं और कुछ केसेस में अगर उनको नियुक्त करने वाली इकाई अलाउ करे तो एक नौकरी पेशा सीए अपनी जॉब के साथ साथ प्राइवेट प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रदान कर सकता है। इसके लिए उसे इंस्टीट्यूट से पार्ट टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। इस तरह एक प्रैक्टिसिंग सीए या तो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा होगा या फिर वो किसी और व्यवसाय के साथ साथ पार्ट टाइम सीए की प्रैक्टिस भी कर सकता है। अब हालांकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 226 ऑडिटर की नियुक्ति के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग सीए के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन सेक्शन 224 सबसेक्शन 1B के अनुसार कोई भी कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी ऐसे व्यक्ति को ऑडिटर नियुक्त नहीं कर सकते जो किसी दूसरे व्यवसाय में एंगेज्ड है। दूसरे शब्दों में एक पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग सीए को कंपनी का ऑडिटर नहीं नियुक्त किया जा सकता और सिर्फ वही व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा जो फुल टाइम प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट रखता है। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म जिसमें एक से ज्यादा प्रैक्टिसिंग सीए पार्टनर हैं, इसे भी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी सूरत में कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर काम और ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकता है। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर फर्म जिसमें एक ही प्रैक्टिसिंग सीए प्रोप्राइटर है, उसे फर्म के नाम से कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी एक इंडिविजुअल सीए को उसके अपने नाम से ही कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 के अनुसार किसी कंपनी, कॉरपोरेशन या किसी अन्य एक्ट के तहत बनाई गई बॉडी कॉरपोरेट को कंपनी का ऑडिटर नहीं नियुक्त किया जा सकता। इसके अतिरिक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो खुद कंपनी का ऑफिसर या कर्मचारी है या फिर वो किसी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर है या उसका आगे एम्प्लॉय है। इनके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करने पर प्रतिबंध है जिसकी अपॉइंटमेंट के दिन कंपनी की तरफ
₹1000 से ज्यादा की देनदारी निकलती है या उसने किसी कंपनी के ₹1000 से ज्यादा के देनदार के लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रदान करी है। अंत में कंपनी के किसी शेयर धारक को भी कंपनी का ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब चाहे कोई व्यक्ति कंपनी का एक भी शेयर क्यों ना होल्ड करता हो, वो कंपनी की नियुक्ति के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। यहां ध्यान रखें कि कंपनीज एक्ट में ये प्रतिबंध सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स पर लागू होता है, जिन्हें कंपनी की मीटिंग्स में मतदान के हक मिलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर्स के अलावा कंपनी की कोई और सिक्योरिटी का मालिक है, तो वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। इस चैप्टर में से आमतौर पर 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक दी गई स्टेटमेंट को सही या गलत उसके रीजंस के साथ बताना होगा। जैसे कि मई 2013 में पूछा गया कि किसी कंपनी की एजीएम समय से नहीं हो पाती है और इसीलिए ऑडिटर का पद ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। हम जानते हैं ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक ऑडिटर का कार्यकाल एजीएम से लेकर अगली एजीएम के समापन तक जारी रहता है और इसीलिए अगर किसी कंपनी की एजीएम नहीं होती है तो ऑडिटर के ऑफिस की टेन्योर चलती रहेगी जब तक कि अगली एजीएम समाप्त न हो जाए। मई 2010 में पूछा गया, while conducting audit of government companies, the auditors are paid their professional fee as prescribed by the government। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। हालांकि एक सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा करी जाती है, लेकिन उसकी रिम्यूनरेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में निर्धारित करते हैं। मई 2008 के एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी गई, द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एज हिज ड्यूटी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि एक कंपनी की जनरल मीटिंग में अटेंडेंस
ऑडिटर का अधिकार है, ड्यूटी नहीं है। इस चैप्टर में से अक्सर 4 या 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि नवंबर 2012 में एक ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी, और इसी अटेम्प्ट में ही ऑडिटर्स लियन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया। इस चैप्टर में से 5 से लेकर 8 मार्क्स तक के एक्सप्लेनेटरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए मई 2012 में स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करने को कहा गया। मई 2013 के एग्जाम में पूछा गया, व्हाट आर द केसेस इन विच स्पेशल ऑडिट में बी कॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नवंबर 2010 में स्टूडेंट्स से पूछा गया कि वो एक ऑडिटर की हैसियत से एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पर कमेंट करें, जहां श्री एंड कंपनी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, उन्हें आराधना कंपनी लिमिटेड का ऑडिटर नियुक्त किया जाता है। आराधना कंपनी एक और कंपनी सारंग कंपनी में 51% शेयर्स की मालिक है। ऑडिटर की नियुक्ति के दिन मिस्टर श्री, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पार्टनर हैं, इनकी तरफ से सारंग लिमिटेड को सामान्य व्यापार में खरीदे गए माल के लिए 1500 रुपए बकाया हैं। अब इसके उत्तर में हमें कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 के हवाले से उत्तर देना होगा, जहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करने पर प्रतिबंध है जिसकी अपॉइंटमेंट के दिन कंपनी की तरफ 1000 रुपए से ज्यादा की देनदारी निकलती हो, और इसकी वजह से न सिर्फ वो उस कंपनी बल्कि उसकी किसी भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो इस दिए गए केस में मिस्टर श्री की आराधना कंपनी में अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। नवंबर 2010 में एक और केस दिया गया जिसमें मिस्टर एम, जो कि एक नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी का स्पेशल ऑडिट करने के लिए ऑडिटर नियुक्त कर देती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार ये नियुक्ति उचित नहीं है, क्योंकि मिस्टर एम के पास ICAI द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 233A के संदर्भ में ये बताना होगा कि एक कंपनी के स्पेशल ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर नियुक्त कर सकती है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग CA या फिर नॉन प्रैक्टिसिंग CA क्यों न हो, और इसीलिए दिए गए केस में मिस्टर एम की अपॉइंटमेंट वैलिड और सही है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 10 से लेकर 12 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप कोर्समेट प्राइमर नोट्स रेफर कर सकते हैं, और एग्जाम्स की झटपट तैयारी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने के लिए आप कोर्समेट क्विक रिवीजन नोट्स भी ले सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कोर्समेट ऑनलाइन की तरफ से थैंक यू।